बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क्स ऑफ रिवर, यानी कि नदी क्या क्या कार्य करती है। तो हमको पता है कि नदी सरफेस के ऊपर एक बैलेंस लाने की कोशिश करती है और जितनी भी एक्सोजिनस फोर्सेस होते हैं, जितनी भी बहिर्जात शक्तियाँ होती हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिवर। सबसे बड़े स्तर पर और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिवर। और रिवर 3 तरीके से जो है इस पूरे काम को करती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के रूप में। अब हम बात करते हैं इरोजन क्या होता है। बहते हुए जब पानी जो है अपनी तली और आसपास के किनारों को काटता छाटता और खुरसता हुआ चलता है, तो इसको हम इरोजन बोलते हैं। अब ये इरोजन जो है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहले बात आती है फिजिकल इरोजन की, दूसरा होता है केमिकल इरोजन। फिजिकल इरोजन क्या होता है? जब नदी अपने जल के फोर्स से जब आसपास के अपनी तलहटी को, आसपास के तटों को जब काटती है, तो इसको हम फिजिकल इरोजन बोलते हैं। केमिकल इरोजन में क्या होता है? केमिकल इरोजन में केमिकली जो है कुछ पोर्शन जो है वो नदी के जल में घुल जाते हैं, तो इसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो फिजिकल इरोजन को मैंने बता दिया कि नदी अपनी बेसिकली फोर्स को यूज करके इरोजन करती है। और केमिकल इरोजन में क्या होता है? जो पानी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके कुछ केमिकल्स या कुछ पदार्थ उसमें घुल जाते हैं, तो इसको हम केमिकल इरोजन बोलेंगे। फिजिकल इरोजन की बात करते तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं: अब्रेजन, एट्रिशन एंड हाइड्रोलिक एक्शन। अब्रेजन में क्या होता है? जब नदी अपने पूरे वेग से जब तली के साथ जो मलबा है वो उसके साथ घसीटता हुआ चलता है, तो क्या करेगा? वो मलबा उसके आसपास के एरिया को, उस तली को जो है वो काटना छाटना शुरू कर देगा। और इनको हम बेसिकली औजार बोलते हैं। इन पत्थरों को औजार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदी जैसे औजार या कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति को बनाता है, उसकी काट छाट करता है, तो ऐसे ही ये पत्थर जो है नदी के तलों की, उसकी तलहटी की, उसके तटों की जो है वो काट छाट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्रेशन। जैसे इसमें देखो, ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ये रिवर जो तट है उसको जो है वो काटना स्टार्ट कर रखा है इन्होंने, तलहटी को काटना स्टार्ट कर रखा है। फिर हम बात करते हैं एट्रिशन की। एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन में बेसिकली जो ये बड़े बड़े जो बोल्डर्स अभी हमने देखे, ये जब पत्थर आपस में रगड़ खा के टूटना स्टार्ट करते हैं छोटे पत्थरों में, तो इसको हम एट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएंगे और फिर जो और छोटे छोटे पोर्शन है ये बालू और बजरी में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है हाइड्रोलिक एक्शन। जब नदी चट्टानों के अपरदन में जब नदी जो है अपने वेग और दबाव के कारण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को ढीला कर देती है, तो इसको हम हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। यानी कि नदी के पानी का बहाव है, उसका दबाव है, जब उस तली पे पड़ेगा तो कुछ एक पोर्शन ऐसे भी होंगे जहाँ पे दरारें होंगी, और लगातार उस पे जब दबाव पड़ता रहेगा तो दरारें बड़ी हो जाएंगी और अल्टीमेटली छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाएंगी। तो ये हुआ कैसे? ये बेसिकली हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से हुआ। अब हम बात करते हैं केमिकल इरोजन। तो केमिकल इरोजन का सबसे बड़ा जो रूप है वो आता है सॉल्यूशन। यानी कि कुछ एक चट्टानें, कुछ एक खनिज ऐसे होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम सॉल्यूशन कहते हैं। और बेसिकली इसमें जो आपका रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, जो आपका चूना पत्थर होता है, जिप्सम होता है, क्योंकि ये काफ़ी घुलनशील चट्टानें होती हैं, पदार्थ होते हैं, तो पानी में इजीली घुल जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करती हैं कि नदी के इरोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि नदी के जल का वेग, यानी कि नदी के पानी की स्पीड
क्या है, तो जितनी ज़्यादा पानी की स्पीड होगी वो उतना ज़्यादा रिवर जो लोड होगा, जो मलबा होगा अपने साथ बहा के ले जाएगा। और जितना ज़्यादा उसमें मलबा होगा इसका मतलब क्या है कि उसमें उतने सारे कंकर पत्थर होंगे, और इसका मतलब क्या है कि वो उतना ही ज़्यादा इरोजन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा पानी की वेलोसिटी तेज़ है उतना ही ज़्यादा इरोजन ज़्यादा तेज़ होगा। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मात्रा कितनी है। तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि हाइड्रोलिक एक्शन कैसे काम करता है। तो जैसे ही नदी में जो जल की अधिक मात्रा हो जाएगी तो चट्टानों का बहुत ज़्यादा जो है अपरदन करना स्टार्ट कर देती है, और इसमें ज़्यादा जो रोल होगा वो पार्ट जो एक तो हाइड्रोलिक एक्शन का होगा, दूसरा पार्ट होगा वो सॉल्यूशन का होगा, है ना। हमने अभी पीछे देखा है कि कैसे काम करते हैं ये। फिर बात आती है नेचर ऑफ रॉक, यानी कि नेचर ऑफ रॉक भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। अब जो कठोर चट्टानें होंगी जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, इनका इतना ज़्यादा अपरदन नहीं हो सकता क्योंकि कठोर है। जबकि जो काफ़ी नरम चट्टानें, सॉफ्ट चट्टानें हैं, जैसे आपका सैंडस्टोन हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, तो इनका इरोजन काफ़ी जल्दी होता है। ठीक है। अब बात आती है क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ रिवर लोड, यानी कि नदी में अगर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं, बालू है, बजरी है, तो वो इतना ज़्यादा इरोजन नहीं कर सकती। लेकिन अगर नदी के पानी में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंकर पत्थर आ चुके हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वो बड़ी इजीली नदी की घाटी को जो है वो तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। नदी के तली को, नदी के किनारों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही अगर नदी में पानी की मात्रा, उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, तो उसकी जो रिवर लोड कैपेसिटी होती है, यानी कि जो मलबा उठाने की जो कैपेसिटी है, वो भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 3-4 प्रोसेसेस हैं जो इरोजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।